हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ऋषि अपनी बीवी मालिनी, माँ राजेश्वरी और पिता विजेंद्र के साथ रहा करता था। ऋषि एक बड़ी टेक्सटाइल कंपनी का मालिक था। विजेंद्र और ऋषि दोनों ही अपने कारोबार को साथ मिलकर संभाला करते, लेकिन ऋषि की बीवी मालिनी बहुत लालची थी। वो सिर्फ उसके पैसों के पीछे पागल थी और प्रॉपर्टी के लिए उससे रोज लड़ती थी। ऋषि, तुम कब तक मुझे ऐसे ही रखने वाले हो? मेरे नाम पर जायदाद कब होगी? हमारी शादी को अब 1 महीना भी हो चुका है, फिर भी क्या फायदा मेरा इतने अमीर घर की बहू होकर? मालिनी, तुम कभी तो शांत रह लिया करो यार। जब देखो तब पैसा 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 करती रहती हो। अरे पैसों के आगे भी एक दुनिया है। तुम्हें इतना लालच क्यों है? क्या पता कहीं भाग के तो नहीं जा रहा ना कोई? सब कुछ अपना ही तो है। अच्छा, तो अब अपना हक मांग ली। मालिनी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और वो अपनी सास के नेकलेस, ससुर के पैसे, सब कुछ सरेआम हड़प लेती है। मम्मी जी, अब ये सोने का नेकलेस मेरा हो गया, लाइए मुझे दीजिए। और पापा, मैंने आपकी अलमारी में से 50,000 रुपए निकाल लिए हैं। मुझे एक डिजाइनर ड्रेस खरीदनी है, इसीलिए, ठीक है? हे भगवान, अरे तू पगला गई है क्या बहू? हमारी अलमारी को हमारी अनुमति के बिना छूने की हिम्मत भी कैसे की तुमने मालिनी बहू? तुम इस घर की बहू हो तो अपने बहू धर्म में ही रहो। उसकी लक्ष्मण रेखा को पार मत करो, वरना हमें भी लक्ष्मण रेखा को पार करना अच्छे से आता है। मालिनी के बढ़ते लालच को देखकर ऋषि एक दिन एक फैसला लेता है और वो उसे छोड़ देता है। जब बात हद से ज्यादा बढ़ जाती है और मालिनी 2 करोड़ रुपए की शॉपिंग बिना पूछे। बस बहुत हुआ तुम्हारा नाटक मालिनी, बहुत सह लिया तुम्हें हमने, लेकिन अब और नहीं। निकल जाओ मेरे घर से। तुम मेरी पत्नी हो, इस घर की बहू हो, इसलिए इतना उड़ती हो ना, लेकिन अब मैं तुम्हें उन सब रिश्तों से बेदखल कर रहा हूँ। आज के बाद अपनी मनुष्य शक्ल कभी मत दिखाना मुझे, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। अगर मुझे टॉर्चर करने की कोशिश की तो लालची औरत कहीं की। ऋषि मालिनी को घर से बाहर निकाल देता है और उसके मुंह पर हवेली के दरवाजे बंद कर देता है। देख लूंगी, सबको देख लूंगी। मालिनी के साथ जो तूने किया है ना ऋषि, वो तुझे बहुत महंगा पड़ने वाला है। देख लूंगी। मालिनी वहाँ से चली जाती है। ऋषि के जीवन में अब कुछ दिनों बाद नैना नामक एक लड़की आती है। नैना और ऋषि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों ही एक दूसरे से शादी कर लेते। नैना, तुमसे मिलने के बाद मुझे अपनी जिंदगी में सब कुछ एकदम सही सही लगने लगा। आई लव यू नैना। आई लव यू टू ऋषि। रोमांस हो गया हो तो हमें जरा खाना मिलेगा कि नहीं बहू रानी? भूल तो नहीं रही हो ना, आज तुम्हारी पहली रसोई है। हाँ बहू रानी, पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी से खाना बना दो। जी माँ जी, जी पापा जी। नैना अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करती है और स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाती है, जिन्हें खाकर राजेश्वरी, विजेंद्र और ऋषि तो नैना के खाने के दीवाने हो जाते हैं। बाप रे बाप बहू रानी, तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तुमने तो मुझसे भी अच्छा खाना बनाया है। मान गई तुम्हें मैं बहू रानी, मान गई। सच में इतना लाजवाब खाना तो हमने हमारे जीवन में पहले कभी भी नहीं खाया। मजा ही आ गया। ये लो बहू रानी, ये तुम्हारा शगुन, मना मत करना। विजेंद्र और राजेश्वरी दोनों सास ससुर नैना को शगुन देते हैं और ऋषि तो नैना को एक खूबसूरत सा नेकलेस गिफ्ट करता है। नैना और ऋषि दोनों ही हनीमून पर जाते हैं और खूब एंजॉय भी करते हैं। उन दोनों की फोटोज को सोशल मीडिया पर देखकर मालिनी बुरी तरह जल जाती है। इन दोनों को मैं इतना खुश कभी नहीं रहने दूंगी। बहुत प्यार करता है ना ये ऋषि इस नैना से। अब देखना कैसे इन दोनों को जुदा करती हूँ। जब नैना ही नहीं रहेगी तो फिर ऋषि तो पूरी तरह टूट जाएगा। अब ये मालिनी अपनी सौतन नैना को जान से मार कर ही दम लेगी। हाँ। मालिनी राजस्थानी साड़ी पहनकर घूंघट ओढ़ती है और अपनी शक्ल छुपाते हुए वो हवेली के अंदर प्रवेश करती है। भाई साहब, मारे को अट्ठे नैना जी ने बुलाया है नौकरानी के काम के वास्ते।
ओह अच्छा अच्छा, ठीक है। लगता है नैना ने तुम्हें अपनी पर्सनल नौकरानी के तौर पर बुलाया है। तुम एक काम करो, जाओ, वो फर्स्ट फ्लोर है ना, उसमें से तीसरा कमरा, उसमें नैना है। जाओ, ध्यान से जाना, सीढ़ियाँ हैं। धन्यवाद भाई साहब, मारे को हवेली में आन देन की अनुमति देने वास्ते। मालिनी घूंघट में अपना चेहरा छुपाते हुए नैना के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि नैना तो सो रही है। वो चाकू निकालती है और नैना पर हमला करने जा ही रही होती है कि तभी वहां पर ऋषि आ जाता है और मालिनी पर्दे के पीछे छिप जाती है। फिर थोड़ी सी देर बाद गार्ड्स पूरी हवेली में घूमने लगते हैं, इसीलिए मालिनी को हवेली से चले जाना पड़ता है। ये वाला मौका भी हाथ से गया, लेकिन तू चिंता मत कर नैना की बच्ची, तेरा। थोड़े दिनों बाद ऋषि और विजेंद्र का बिजनेस बहुत बड़े लॉस में चला जाता है और तभी उनके पास के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। पता नहीं क्या होगा अब, हमारा पूरा कारोबार ठप पड़ गया है। जितने भी पैसे थे हमारे पास सब कुछ खत्म हो गए हैं। चिंता मत करो, भगवान जी सब ठीक कर देंगे। हिम्मत और भरोसा रखो। हाँ ऋषि, बिजनेस खत्म हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यही अंत है। ये तो नए चैलेंजेस का आरंभ है, इसीलिए इसे खुशी खुशी स्वीकारो और लाइफ में आगे बढ़ो। विजेंद्र और ऋषि कई सारी जगहों पर जाकर नौकरी ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलती। उनकी आर्थिक समस्या इतनी बढ़ जाती है कि उन्हें हवेली छोड़कर एक छोटे से मकान में रहना पड़ता है। तभी नैना एक फैसला लेती है। माँ जी, पापा जी, ऋषि, मैंने कुछ सोचा है। मैं एक ढाबा खोलूंगी जिसमें खाना बनाकर मैं बेचा करूंगी और पैसे कमाया करूंगी। एक ढाबा? लेकिन नैना, तुम्हें ये सारी दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और पापा है ना, हम इस मुसीबत भरे समय से बच निकलने का कोई ना कोई रास्ता जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे। नहीं ऋषि, मैं ढाबा खोलकर किसी दिक्कत को बुलावा नहीं दे रही हूँ। मैं अच्छा खाना बनाती हूँ और बस अपनी इसी कला को अपने प्रोफेशन में बदल रही हूँ। ढाबा चलाने से घर में 2 पैसे आएंगे और तब तक पापा जी और तुम्हारी भी कहीं किसी अच्छी जगह नौकरी लग जाएगी। बस। घर वाले नैना की इस बात पर सहमति जताते हैं और नैना अपना एक छोटा सा ढाबा खोलती है, जहाँ वो बढ़िया खाना बनाकर बेचने लगती है और सभी बड़े ही मजे से उसका खाना खाते हैं। ओहो, हाँ, अरे इतना लजीज और मजेदार खाना तो मैंने जीवन में पहली बार खा रहा हूँ। अरे शुक्रिया नैना जी, इस स्वादिष्ट खाने को हमें खिलाने के लिए और आपका ये सुंदर सा ढाबा खोलने के लिए। वाकई में आपका ढाबा नंबर 1 ढाबा है। जी शुक्रिया। कुछ ही दिनों के अंतर्गत नैना का ढाबा पूरे गांव में मशहूर हो जाता है और मालिनी को इस बात से बहुत जलन महसूस होती है और वो मौके का फायदा उठाते हुए रात के समय नैना के ढाबे के बाहर तक पहुंच जाती है, हाथ में केरोसिन का डिब्बा और माचिस लिए। हाँ, आज मैं अपनी सौतन का ढाबा जलाकर राख कर दूंगी। हाँ, और इसी के साथ राख हो जाएगी उसकी और पूरे परिवार की खुशियाँ भी। मालिनी ढाबे को आग लगाने जाती है, लेकिन वो आग उसी को पकड़ लेती है और ढाबे को कुछ हुए बिना मालिनी के चारों तरफ से आग लग जाती है और वो आग में फंस जाती है। नहीं, बचाओ, बचाओ, कोई है। नैना फौरन मालिनी के चारों तरफ बाल्टियों से पानी फेंकती है और उसे बचा लेती है। ऋषि पुलिस को बुलाता है और मालिनी को गिरफ्तार किया जाता है। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया है। मैं माफी के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन हो सके तो मन से मुझे माफ कर देना। शायद यही मेरे गुनाहों की सजा है। मालिनी जेल की सलाखों के पीछे कैद हो जाती है और नैना अपने ढाबे के जरिए ढेर सारी सफलता हासिल करती है। कोकिला अपनी नई बहू का गृह प्रवेश करवा ही रही होती है। वहाँ कोकिला के आस पड़ोस की औरतें भी मौजूद होती हैं। बहू, इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। कोकिला की बात सुनकर कोकिला की नई नवेली बहू सुमन कलश को फुटबॉल बना देती है और वो कलश जाकर सीधे आंगन में बैठे चाय पी रहे सुमन के ससुर शंकर को जाकर लगती है। अरे बाप रे, किसकी फूटी? अरे
अरे बुढ़े का सर फोड़ दिया बहू ने तो आते ही। बहू तुझे कलश गिराने को कहा था, उड़ाने को नहीं। इसे कहते हैं पहली बॉल पर पहला चौका। अब तो घर में तेरे ऐसे चौके छक्के लगते रहेंगे। क्या कर रही हो सुमन? पापा का सिर फोड़ दिया तुमने? क्या करती, मुझे कहा गया कि कलश को मारो तो मैंने लात मार दी। कोकिला अब अपनी बहू को घर में लेकर आती है और उसे उसका कमरा दिखाती है। लेकिन कोकिला अपनी बहू के स्वागत से थोड़ी सी परेशान हो गई थी कि उसने अपने बेटे के लिए सही बहू चुनी भी है या नहीं। अजी आप ठीक तो है ना? मुझे तो लगता है अब मेरे उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। मैंने तो पहले ही मना किया था, थोड़ा देख परख लो लड़की को। अरे मैं ठीक हूँ, अपना मुंह बंद रखो, नाते रिश्तेदार क्या कहेंगे। सुमन के स्वागत से ही सारे घर वाले डरे होते हैं। वहीं दूसरे दिन रसोई की रस्म में सुमन को छोले भटूरे बनाने के लिए कहा जाता है। आज तेरी पहली रसोई की रस्म है तो तू खाने में छोले भटूरे बना ले। अरे जरा बहू से पूछ लो, उसे खाना बनाना आता भी है या नहीं। पूछना क्या है, याद नहीं जब हम बहू को देखने गए थे तो बहू ने कितने लजीज पकवान बनाकर रखे थे, जलेबी, समोसा, लड्डू और न जाने क्या क्या। अब सुमन अपनी सास की बात सुनकर किचन में जाकर खाना बनाती है और कुछ देर बाद ही वो सभी के लिए गर्मा गर्म छोले भटूरे खाने के लिए लगा देती है और सभी एक साथ खाने के लिए बैठते हैं। कैसा बनाया है बहू ने छोला भटूरा? क्या हुआ, मुंह क्यों बना रही हो तुम? खाकर देखो, खुद तारीफ करने का मन करेगा तुम्हारा। शंकर जैसे ही पहला निवाला मुंह में डालता है वो उस निवाले को उगल देता है और खांसने लगता है। अरे क्या हुआ आप दोनों को? कितने अच्छे फूले फूले भटूरे तो बने हैं। रुको मैं ही खाकर बताता हूँ। बिरजू भी जैसे ही छोले भटूरे खाता है वो भी समझ जाता है कि छोले भटूरे तो बस नाम के हैं, ना तो छोले में मिर्च नमक था और ना ही भटूरे में कोई स्वाद। मुझे पता नहीं था बहू तू इतना गंदा खाना बना लेती है, हैं? और जब उस दिन हम तुझे देखने गए थे तो वो सब किसने बनाया था? वो मम्मी ने बनाया था। इसका मतलब तेरी माँ भी हमें धोखा देती रही। वाह क्या बात है। कोई बात नहीं बहू, कोकिला तुझे खाना बनाना सिखा देगी। क्यों नहीं, मैं तो मास्टर शेफ हूँ। अब पूरी जिंदगी से खाना बनाना ही सिखाती रहूंगी तो इसे ब्याह कर यहाँ लाया क्यों था? अपने ससुराल वालों के मुंह से खुद के खाने की बुराई सुनकर सुमन की आंखों में झरझर आंसू बहने लगते हैं और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अब पीछे से बिरजू सुमन को मनाने पहुंचता है। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे खाना बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं, तुम सीख लेना। क्या हुआ अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो? बिरजू सुमन को जैसे तैसे चुप कर आता है और अपनी माँ और पिता को दोबारा उसे कुछ भी ना कहने के लिए कहता है। अब अगले दिन सुमन अपनी सास के बताए अनुसार खाना बनाती है, लेकिन वो खाना भी बेहद घटिया होता है। लेकिन सभी उस खाने की खूब तारीफ करते हैं। जब सुमन उस खाने को खाने बैठती है तो वो खुद से कहती है, कल तक जो ससुराल वाले मेरी बुराई कर रहे थे, आज उन्हें ही अपने हाथों का गंदा खाना खिलाकर उनके मुंह से तारीफें निकलवा रही हूँ मैं। कैसे दिन आ गए हैं, गंदा घटिया खाना खाने के बाद अपनी पत्नी की तारीफ करनी पड़ रही है। साथ साथ मेरे माँ बाप भी इसके गुणगान गाने को मजबूर हैं। अगर वो ऐसा न करे तो ये तो मरने की धमकी देती रहती है। चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाऊंगी या किसी समुद्र में छलांग लगा दूंगी। हे भगवान। पूरा घर सुमन के हाथों का बना खाकर परेशान था, क्योंकि सुमन के हाथों में बिल्कुल भी स्वाद नहीं था, बल्कि उसे कोकिला अच्छे से खाना बनाना बता रही थी। तब भी वो अच्छे से खाना सीख नहीं पा रही थी और ना ही बना पा रही थी। एक रोज सुमन के घर उसकी माँ उमा आती है। माँ अच्छा हुआ आप आ गई, मैं आपको काफी समय से बहुत मिस कर रही थी। मुझे भी तेरी बहुत याद आ रही थी, तभी तो मैं तुझे मिलने चली आई। उमा कोकिला और उसके परिवार से घुल मिल जाती है। देर शाम सुमन सबके लिए खाना बनाती है। सभी उस खाने को खाकर सुमन की खूब तारीफ करते हैं, लेकिन उमा को उस खाने में जरा भी स्वाद नहीं आता। समधन जी सचमुच आपको ये खाना पसंद आ रहा है, लेकिन इस खाने में तो स्वाद बिल्कुल भी नहीं है। समधन जी आपको सारी बातें बताऊंगी, फिलहाल तो आप भी खाना खाकर अपनी बेटी की तारीफ कर दें तो ठीक रहेगा। अब कोकिला अपनी समधन उमा को सारी बातें बता देती है और उमा अब अपनी बेटी को सबक सिखाने का मन बनाती है। क्या बात है बेटी, तू तो खाना बनाना सीख गई है। मैंने तो सोचा था तू अपनी आदतों से बाज नहीं आएगी। सचमुच आपको खाना पसंद आया माँ? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा खाना बनाया तूने। अब अगली सुबह जब सुमन खाना बनाने किचन में जाती है, तभी वहाँ कोकिला और उमा पहुँचती हैं और सुमन को किचन से जाने के लिए कहती हैं, क्योंकि आज खाना उमा और कोकिला बनाने वाले थे।
क्या बात है, आज सूरज लगता है पश्चिम से निकला है। अपनी भाग्यवान के हाथों का खाना खाकर और समधन के हाथों का पानी पीकर मजा ही आ जाएगा। पिताजी जरा कंट्रोल कीजिए, यहाँ और भी लोग बैठे हैं। मैं तो बस तारीफ कर रहा था। अब उमा और कोकिला खाना बनाती हैं और कुछ देर बाद दोनों सभी को खाना टेबल पर लगा देती हैं। उसमें सुमन भी शामिल थी और जब सब खाना खाते हैं तो किसी को भी खाना पसंद नहीं आता और सबसे पहले सुमन चिल्लाकर अपनी माँ से कहती है, माँ, आप इतना गंदा खाना तो कभी नहीं बनाती थी, तो आज आपके हाथों को क्या हुआ है जो ऐसा खाना बनाया आपने? क्यों, तुझे ये खाना गंदा लग रहा है? और पिछले कई महीनों से जो तू अपने ससुराल वालों को घटिया खाना खिला रही है उसका क्या, जिसमें नमक मिर्च स्वाद का तो पता ही नहीं है। और ऊपर से तो उन्हें ब्लैकमेल भी तू कर रही है कि अगर उन्होंने तेरे खाने की बुराई की तो तू अपनी जान दे देगी। माँ, मुझसे गलती हो गई। मुझे आज एहसास हुआ कि पिछले कुछ महीनों से ये कैसा खाना खा रहे हैं। मैंने तो सोचा था तू ससुराल जाकर सुधर जाएगी, तेरी सास ने भी तुझे खाना बनाना सिखा दिया, लेकिन तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। तू ये खाना इसलिए बना रही थी ना ताकि तुझे कोई खाना बनाने के लिए ना कहे, लेकिन तेरी सास ने मुझे दूसरे दिन ही बता दिया था कि तू चाहती क्या है। बहू, हम तो बस तेरी खुशी के लिए खाना खाते रहे, लेकिन तूने भी इसका बहुत फायदा उठाया। हमें दिन ब दिन ऐसा खाना खिलाती रही जो हमारे गले से नीचे उतर ही नहीं रहा था। मुझे तो बहू के हाथों का खाना खाकर लिवर किडनी की बीमारी हो गई है। पेट में इतना दर्द होता है कि क्या बताऊं समधन जी। अगर तू अब भी नहीं सुधरना चाहती तो तेरा इस घर में रहने का कोई मतलब नहीं है। ये घर तुझे कितना सपोर्ट कर रहा है और तू इस घर को, इस घर के लोगों को ब्लैकमेल कर रही है अपने इमोशन से। हाँ, ये गलत है सुमन। सुमन को अपनी माँ की बातों का एहसास होता है और वो अपने ससुराल वालों से माफी मांगती है और उस दिन के बाद से फिर कभी जानबूझकर ऐसा घटिया खाना नहीं बनाती जो किसी के गले से नीचे ना उतरे, बल्कि वो खाना बनाने के लिए पूरी की पूरी जान लगा देती है और उसे अच्छे से सीखने की कोशिश भी करने लगती है और कुछ दिनों में उसे ढंग का खाना बनाना भी आ जाता है। मानसी और नीतू दोनों ही अपने परिवार के साथ रहते हैं। दोनों के हाथ में चिकन का बहुत अच्छा स्वाद होता है जो कि घर में सबको पसंद आता है। ऐसे ही एक दिन दोनों बहुएं रसोई में होती हैं, तभी वहाँ उनकी सास शारदा आती है। हाँ भाई, तो आज खाने में क्या बना रही हो तुम दोनों? माँ जी, आज तो हम आलू पालक बना रही हैं। क्यों, आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? आपको कुछ और खाने का मन था क्या? हाँ, वो तुम्हारे ससुर जी कह रहे थे कि आज उनका चिकन खाने का मन है, तो आज तुम दोनों ना चिकन ही बना दो सबके लिए। नीतू और मानसी दोनों ही सबके लिए खाने में चिकन बनाती हैं और सबको खाने के लिए परोसते हैं। वाह बहू वाह, जब भी तुम दोनों चिकन बनाती हो ना पेट भर जाता है, लेकिन मन कभी नहीं भरता है। बहुत ही स्वाद बनाया है। अरे नीतू भाभी, आप दोनों बहुएं मिलकर अपना चिकन ढाबा खोल ही लो। अरे क्या देवर जी, आप भी ना, अरे ढाबा और हम खोलें। घर पर आप सबके लिए चिकन बनाते हैं, यही बहुत है। ढाबा खोलना हमारे बस की बात नहीं है। आप लोग कहीं हमें बस चढ़ा तो नहीं रहे ना? अरे नहीं बहुओं, तुम दोनों ये कैसी बातें कर रही हो? अरे तुम दोनों कुछ अच्छा कर रही हो, तभी तो हम तुम दोनों को इतना बोल रहे हैं ना। अपने परिवार का इतना उत्साह देखकर दोनों बहुएं सोच में पड़ जाती हैं। मानसी, मुझे ऐसा लगता है कि सब सही कह रहे हैं। हम अगर सच में इतना अच्छा चिकन बनाते हैं तो हमें अब अपना ढाबा खोल लेना चाहिए। मुझे भी यही लगता है। ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, लोगों को पसंद आएगा या फिर लोगों को नहीं पसंद आएगा, लेकिन हमें कम से कम एक बार तो कोशिश करनी चाहिए ना। दोनों बहुएं आपस में बात करती हैं और फिर अपना एक चिकन ढाबा खोल लेती हैं। लो, ढाबे का शुभारंभ तो हो गया है, अब बस तुम दोनों ईमानदारी से अपने इस ढाबे को चलाना। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम ढाबे को बहुत ही ईमानदारी के साथ चलाएंगे। दोनों बहुएं अब ढाबे में काफी ईमानदारी से काम करती हैं। अरे चिकन बिरयानी है क्या? हाँ जी बिल्कुल है, आप बैठिए, मैं अभी चिकन बिरयानी लाती हूँ। मानसी जल्दी से उस आदमी के लिए चिकन बिरयानी ला कर देती है। अरे वाह, इतने कम दाम में इतनी स्वादिष्ट और इतनी ज्यादा चिकन वाली बिरयानी, वाह भाई वाह। हाँ जी भाई साहब, आप हमारे ढाबे पर आए हैं। हमारे ढाबे पर चिकन से जुड़ा सब कुछ मिलेगा और वो भी बहुत अच्छा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जरा एक चिकन रोल और चिकन कबाब भी पैक कर देना।
दोनों बहुओं का ढाबा काफी अच्छा चल रहा था। ऐसे ही एक दिन स्वीटी नाम की लड़की आती है। अरे, आप दोनों बहुओं का चिकन ढाबा मिल ही गया है। मैंने बहुत नाम सुना है आपके ढाबे के बारे में। आप जरा मेरे लिए चिकन हांडी पैक कर देंगी? जी बिल्कुल, अभी कर देती हूँ। इतना अच्छा काम चलता देख दोनों बहुएं आपस में बात करती हैं। हमारा ढाबा तो गांव में काफी धूम मचा रहा है। लोग अगर यहाँ से जा भी रहे होते हैं तो हमारे ढाबे से बिना कुछ खाए जाते नहीं हैं। अब यही मौका है हमारे पास अपने बारे में सोचने का। लोगों को तो हमारा चिकन ढाबा पसंद ही आ गया है, तो इसका मतलब लोग आने ही वाले हैं। तो अब हम अपनी जेब के बारे में ज्यादा सोचते हैं। दोनों बहुओं के मन में लालच और घमंड पैदा हो जाता है और वो अब चिकन में मिलावट करने लगते हैं। अरे, चिकन के नाम पर इसमें तो बस सोयाबीन ही है। यहाँ चिकन के पैसों में तुम लोग सोयाबीन खिला रहे हो हमें। ये हमारा ढाबा है और हमारे ढाबे पर यही खाने को मिलेगा। अगर खाना है तो खाओ, वरना बाहर जाने का रास्ता तो पता ही है। तुम लोग ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। अब दोबारा कभी इस ढाबे पर मैं पैर भी नहीं रखने वाली। हाँ, तो हमने भी कोई आपके पैर पकड़कर खींच नहीं रखे हैं और ना ही हम आपको खींच कर लाएंगे। आप जा सकती हैं। मिलावट और लोगों से बदतमीजी अब हर रोज बढ़ती जा रही थी, जो कि दोनों बहुओं के परिवार वाले भी देख रहे थे। ये तुम दोनों बहुएं क्या कर रही हो? अरे हर दूसरे तीसरे दिन मुझे कुछ न कुछ सुनने को मिल रहा है। तुम दोनों ग्राहक से बदतमीजी से बात करती हो। और ये मिलावट किस लिए? जब काम इतना अच्छा चल रहा है, ढाबे का इतना नाम है, तो मिलावट करके क्यों अपना नाम खराब करना? हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। अरे कब तक बस ग्राहक का ही सोचते रहेंगे? देखिए, लोगों का तो काम ही बोलने का होता है। 4 दिन बोलेंगे और यही खाने आएंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम दोनों को पता है हम क्या कर रहे हैं। परिवार में इतना समझाने के बाद भी दोनों बहुएं किसी की बात तक नहीं सुनती हैं और अभी भी मिलावट करती रहती हैं। कई दिन निकल जाते हैं और अब उनके ढाबे पर कोई नहीं आ रहा था। हमने सच में बहुत गलत किया। 2 हफ्ते हो गए हैं और अब हमारे ढाबे पर कोई चिकन खाने नहीं आया। हमें अपने परिवार वालों की बात मान लेनी चाहिए थी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दोनों बहुओं को अपनी गलती का एहसास होता है और वो तुरंत अपने परिवार के पास जाती हैं। हमें माफ कर दीजिए, हमें ढाबे का घमंड हो गया था। आप सब सही कह रहे थे। अब रोने से कुछ नहीं होने वाला है। जब मौका था तो तुम दोनों ने समझा नहीं। नहीं, ऐसा मत कहिए। हमें एक मौका दे दीजिए, हम अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। नहीं, अब हम तुम्हें मौका देकर कोई गलती नहीं करना चाहते। आज जो भी हुआ है ये सब तुम दोनों की ही गलती का परिणाम है। दोनों बहुएं अब अपने किए पर बस पछतावा कर रही थी। कई दिनों बाद गांव में एक अजय कल्लू नाम का चिकन ढाबा खुलता है। अरे आओ भाई, बढ़िया बढ़िया अलग अलग तरह का चिकन खाओ, आओ आओ आओ। कुछ दिनों में कल्लू का ढाबा भी काफी मशहूर हो जाता है। हर कोई वहां आने लगा था। देखो तो मानसी, यहाँ कितनी ज्यादा भीड़ है। एक समय था जब हमारे ढाबे के बाहर भी इतनी भीड़ हुआ करती थी। हाँ, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है ये सब सोचकर। अब वो दिन वापस कभी नहीं आ सकता। हाँ, चलो हम घर चलते हैं। दोनों बहुएं घर वापस आ जाती हैं। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों बहुएं कल्लू के ढाबे से गुजर रही होती हैं। तभी वो उनकी नजर ढाबे की रसोई में जाती है। ये गया सोयाबीन और ये गया खराब मुर्गा। मुझे तो सस्ते दाम पर मिल गया। लोगों के पेट में जाने के बाद कहाँ ही किसी को पता चल रहा है कि ये खराब मुर्गा है। कल्लू को मिलावट करते हुए दोनों बहुएं देख लेती हैं। हे भगवान, ये कल्लू तो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हमें गांव वालों को इसकी सच्चाई के बारे में बताना ही चाहिए। दोनों बहुएं कल्लू की मिलावट करते हुए वीडियो बना लेती हैं और शाम के समय जब कल्लू के ढाबे पर काफी भीड़ थी तो बड़ी सी टीवी पर वो वीडियो चला देती हैं। ये देखिए, ये कल्लू आप सबकी सेहत के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहा है। खराब चिकन सस्ते दाम पर मिला था, ये वही खिला रहा है। हे भगवान, अच्छा हुआ तुम दोनों इसका सच सबके सामने ले आई, वरना तो हमें कभी सच पता ही नहीं चलता। देखिए, हमने खुद भी गलती की है, लेकिन अब हम आप सबसे माफी मांगते हैं और बस आप सबसे एक मौका चाहते हैं। जब तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है और तुम हम गांव वालों के लिए इतना कर रही हो, तो हम भी एक मौका देने को तैयार हैं। इसी के साथ अंत में गांव वाले दोनों बहुओं को एक मौका देते हैं, जिसका सदुपयोग करके दोनों बहुएं खुद तरक्की करती हैं और अपना ढाबा फिर खड़ा करती हैं। सुलोचना और शंकर अपने बच्चों के साथ टिहरी गांव में रहते थे, जो पहाड़ी इलाके में स्थित था।
सुलोचना और शंकर एक फैक्ट्री में काम करके अपने परिवार का पेट पाल रहे थे। गोलू और भारती, तुम दोनों समय से स्कूल से आकर खाना पीना खाकर पढ़ने बैठ जाना और कहीं बाहर मत जाना। हाँ हाँ, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आजकल तुम दोनों ज्यादा ही खेलने में लगे रहते हो। ठीक है पिताजी, हम कहीं नहीं जाएंगे। भारती, तुम गोलू से बड़ी हो, जब भी ये शैतानी करे तो इसे डांट कर समझाया करो। ठीक है माँ। अब दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। वहीं सुलोचना और शंकर भी हर रोज की तरह काम के लिए घर से निकल पड़ते हैं। टिहरी का पहाड़ी इलाका ऐसा था कि वहाँ आए दिन कोई न कोई हादसा होता ही रहता था, पहाड़ों के टुकड़ों के गिरने की वजह से। माँ ने कहा है कि घर से कहीं नहीं जाना। अब क्या हम खेल भी नहीं सकते? अभी घर चलकर खाना पीना खाकर थोड़ा आराम करेंगे, फिर हम पढ़ने बैठेंगे। तो क्या अब मैं खेलने भी नहीं जा सकता? ये तो सरासर गलत है। गोलू भारती सुबह स्कूल जाते और दोपहर में घर आ जाया करते। वहीं सुलोचना और शंकर दोनों काम पर जाया करते सुबह सुबह और देर शाम घर लौटते। क्या बात है, आज तो तुम दोनों कुछ ज्यादा ही पढ़ाई कर रहे हो। आपने ही तो कहा था कि हम कहीं बाहर न जाएं, इसीलिए मैं भी पढ़ने बैठ गया। चलो अच्छी बात है, देर से ही सही, लेकिन तुम दोनों समझदार तो होते जा रहे हो। सुलोचना अब सबके लिए खाना बनाती है और देर रात सब खाना पीना खाकर सो जाते हैं। लेकिन सुबह गांव में पहाड़ का एक बड़ा सा टुकड़ा गिरने की वजह से कई रास्ते जाम हो चुके थे और 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। अरे सुलोचना, खाना पीना बना लो, रास्ता बंद है, हमें जंगल के रास्ते से काम पर जाना होगा। हे भगवान, ये पहाड़ों का इलाका कभी भी किसी की भी जान ले सकता है। हाँ वही तो, देखो इस पहाड़ के टुकड़े के गिरने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है। वो जो चाय की टपरी लगाते थे काका, वो और उनकी पत्नी दोनों ही उस पहाड़ के टुकड़े के नीचे आ गए। ओह, बहुत बुरा हुआ ये तो। ये पहाड़ी इलाका है, तुम भी जानती हो, हर साल पहाड़ गिरने की वजह से कितने लोगों की मौत होती है। हाँ ये तो है। सुलोचना और शंकर अब कुछ देर बाद फैक्ट्री के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ता जाम होने की वजह से वो जंगल का रास्ता फैक्ट्री जाने के लिए अपनाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था, एक हादसा उनका भी इंतजार कर रहा है। कल रात हुए भूस्खलन में गांव के 2 लोगों की जान जा चुकी थी, लेकिन यह हादसा शंकर और सुलोचना के साथ भी होता है। एक पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा पहाड़ से गिरता है और उस हादसे में सुलोचना और शंकर की जान चली जाती है। दीदी, आप क्यों रो रही हैं? और मम्मी पापा को क्या हुआ है? वो हमें छोड़कर चले गए गोलू, वो हमें छोड़कर चले गए। नहीं नहीं, माँ कहीं भी जाती है तो मुझे बताकर जाती हैं। लेकिन इस बार तो किसी ने कुछ भी नहीं बताया, वो हमें छोड़कर चले गए। भारती अभी खुद 12 साल की थी और गोलू 10 साल का, और भारती अपने छोटे भाई गोलू को समझ पाने में असमर्थ थी और ना ही समझा पा रही थी। लेकिन समय बीत रहा था और अब भारती और गोलू को अपनी जिम्मेदारी संभालनी थी, जिस वजह से वो दोनों भाई बहन एक पिज्जा का ठेला लगाते हैं। पिज्जा ले लो, पिज्जा, गर्मा गर्म पिज्जा। दीदी मुझे भूख लग रही है। अभी तो ये पिज्जा खा ले, घर चलकर मैं खाना बना दूंगी। भारती और गोलू दोनों ही अपना पेट पालने के लिए पिज्जा का ठेला लगाते हैं। पहाड़ियों पर आने वाले पर्यटक भारतीय के हाथ का बना पिज्जा खाना काफी पसंद करते हैं, क्योंकि सुलोचना बहुत ही अच्छा पिज्जा बनाती है और भारती हमेशा अपनी माँ को पिज्जा बनाते देखा करती थी। अरे भाई, आजकल ढाबा नहीं चल रहा है मेरा, और मैंने सुना है कि नुक्कड़ पर 2 बच्चे पिज्जा लगा रहे हैं और लोगों को उनका पिज्जा तो पसंद आ रहा है, लेकिन उनकी मासूमियत के कारण ज्यादा पिज्जा बिक रहा है। तू तो जानता है, बाहर से आने वाले लोग उन दोनों पर तरस खाकर पिज्जा तो खाते ही हैं और उन्हें पैसे भी दे जाते हैं, और खाने पीने की चीजें भी। अभी हमारा ढाबा चलना काम हो गया है, आज इन दोनों को अच्छा सबक सिखाते हैं। चंदन और दया एक ढाबा चलाते थे और जब से भारती का पिज्जा का ठेला लगना शुरू हुआ था, तब से उनके पास ग्राहक कम आने लगे थे। ये पिज्जा का ठेला तुम दोनों का है? हाँ अंकल, बताओ आपको कौन सा पिज्जा खाना है? हमें कोई पिज्जा नहीं खाना, लेकिन ये पिज्जा की दुकान तोड़ना जरूर है। दया, चालू हो जा। ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे पिज्जा के ठेले को क्यों तोड़ रहे हैं? अंकल रुक जाइए। दया और चंदन उन बच्चों की एक नहीं सुनता और उनके पिज्जा के ठेले को तोड़ देते हैं। दोनों बच्चे डरे सहमे कुछ भी नहीं कर पाते। आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, हमारा घर इसी से चलता है। घर चले या तुम्हारा पेट भरे, अब तुम दोनों यहाँ नजर नहीं आने चाहिए, समझे? भारती अब अपने भाई गोलू को लेकर वहां से जंगल की तरफ चली जाती है। ठंड ज्यादा होने के कारण वो जंगल में आग जलाकर खुले में रहने को मजबूर होते हैं।
दीदी, हम कितने दिनों तक यहाँ ऐसे रहेंगे और मुझे तो भूख भी लग रही है। हम उन लोगों से काफ़ी दूर आ चुके हैं, तो चिंता ना कर, हमारे पास जो पैसे हैं उससे हम फिर से पिज़्ज़ा का ठेला लगाएंगे। लेकिन दीदी, इस बार वो लोग फिर से हमारे ठेले को तोड़ने तो नहीं आएंगे ना? नहीं नहीं, तू चिंता मत कर। गोलू और भारती कुछ दिनों बाद अपने पास रखे पैसों से पिज्जा का ठेला लगाते हैं। वेरी गुड पिज्जा, वाओ दिस स्पाइसी। हाँ, एकदम स्पाइसी है। एक बार फिर से भारती और गोलू का पिज्जा ढाबा ठीक ठाक चलने लगता है। पहाड़ों पर घूमने आने वाले पर्यटक उन बच्चों के हाथों के बने पिज्जा को खाकर उनकी तारीफ करते हैं। दूसरी तरफ चंदन को एक बार फिर उन बच्चों के पिज्जा के ठेले के बारे में पता चलता है। दया, दया कहाँ है? जल्दी चल, उन बच्चों ने फिर से पिज्जा का ठेला लगाया है, लेकिन वो इस बार हमारे इलाके से दूर जंगल में पिज्जा का ठेला लगाकर पिज्जा बेच रहे हैं और लोगों की भीड़ लगी हुई है। मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। बच्चों की इतनी हिम्मत, आज फिर इन्हें मजा चखाते हैं। और हाँ, मैंने वहाँ लोगों की भीड़ देखी, लोग फिर से उन पर तरस खा रहे हैं। लोगों को क्या पता ये दोनों बच्चे कितने तेज हैं। आज इन दोनों को सबक मिल ही जाना चाहिए। इतना कहकर दोनों फिर से उन बच्चों के पिज्जा के ठेले के पास पहुंचते हैं और उनका ठेला तोड़ने लगते हैं। तभी वहां मौजूद पिज्जा खा रहे पर्यटक उन दोनों को रोकते हैं। ये बच्चे हमारा काम खराब कर रहे हैं। अंकल अंकल, आप ये क्या कर रहे हैं? रुक जाइए अंकल, ये हमारी रोजी रोटी है। आपने उस दिन हमें हमारे इलाके से भगा दिया था, तो हमने यहाँ आकर अपना काम शुरू किया। हाँ हाँ, आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं। तुम इन बच्चों का रोजी रोटी छीनोगे, इनका जितना नुकसान हुआ है उतना पैसा भरो। अरे भाई, आप लोग यहाँ के नहीं है तो क्यों बीच में दखलंदाजी कर रहे हैं? पैसे देता है या नहीं? अब दया और चंदन भारती को पैसे देते हैं जो उन दोनों ने नुकसान किया था, और वहां मौजूद पर्यटक उन दोनों को पास के थाने ले जाकर पुलिस को सौंप देते हैं। बच्चों को परेशान कर रहा है, तुम दोनों को तो लंबा अंदर रखूंगा। मालिक, उन बच्चों ने मेरी रोजी रोटी छीन ली है, मैं तो बस उन्हें डरा रहा था। ठीक है, फिर डराने का अंजाम क्या होता है आज तुम दोनों की देख लेना। जब लंबे समय तक जेल की रोटी खानी पड़ेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। और हाँ सर, इन लोगों ने पहले भी बच्चों का पिज्जा और ये ठेला तोड़ दिया था, और इस बार दोबारा ये उनका पिज्जा का ठेला तोड़ने आई थी, लेकिन हमने इन्हें पकड़ लिया। वहीं दूसरी तरफ भारती और गोलू पर्यटकों की मदद से अपने काम को जारी रखते हैं और उनका पिज्जा ठेला भी काफी अच्छे से चलने लगता है। पहाड़ों पर आने जाने वाले पर्यटक भारती और गोलू के हाथ का बना पिज्जा खाकर उन दोनों बच्चों की खूब तारीफें भी करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।